प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत के भौतिक विभागों के बारे में, जिनको कि हमने पूर्व में 4 भागों में विभाजित किया था, उनके दूसरे विभाजन का अर्थात सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में जानते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में अधिकांश उत्तरी भारत पर पूर्व से पश्चिम लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई तथा 150 से 500 किलोमीटर चौड़ाई में यह धनुषाकार मैदान विस्तृत है। कांप के निक्षेपों से निर्मित यह मैदान अत्यंत समतल है। इसका ढाल एवं उच्चाई बहुत मंद है। गंगा के मैदान का औसत ढाल 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर से भी कम है। गंगा डेल्टा से तराई तक औसत ऊंचाई 200 मीटर मात्र है, तथापि इससे कांप के निक्षेप समुद्र तल से 3000 मीटर से भी गहरे हैं। इस मैदान का विस्तार सिंध अर्थात पाकिस्तान के अधिकांश उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश तथा असम के लगभग आधे भाग पर फैला हुआ है। मैदान को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। भारत का उत्तरी मैदान सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से निर्मित अति उर्वर प्रदेश है। ये नदियाँ हिमालय से उतरते हुए पर्वतों की तलहटी से असंगठित पदार्थों से युक्त एक संकरी पट्टी का निर्माण करती हैं, जिसे द्विभाजित किया जा सकता है। पहला है भाबर। शिवालिक श्रेणियों के बाह्य ढालों पर नदियों द्वारा लाई गई कंकरीली बलुई मिट्टी के निक्षेप से भाबर का निर्माण होता है। शिवालिक को पार करते हुए अनेक छोटी जलधाराएं कंकड़ एवं वज्रयुक्त धाराएं धरातल से विलुप्त हो जाती हैं, अर्थात पर्याप्त दूर तक वे भूमिगत जल की भांति प्रवाहित होती हैं। भाबर की यह पट्टी लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी है। दूसरा है तराई। भाबर प्रदेश के आगे अदृश्य रूप से प्रवाहित जलधारा पुनः धरातल पर प्रकट होती है। ढाल की कमी के कारण यत्र तत्र दलदली पाई जाती है, जिनमें ऊंची धाम, सघन वन अर्थात जिनमें ऊंची घास, सघन वन एवं अन्य जंतुओं की बहुलता पाई जाती है। इन सघन वनों में कभी मच्छरों का अत्यधिक प्रकोप रहता है तथा अधिकांश वनों में साफ करके इनके फार्म बना दिए गए हैं। सूक्ष्म कंकड़ पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी तथा सिंचाई की सुविधाओं के कारण तराई प्रदेश में सामूहिक कृषि के सफल प्रयास किए जा रहे हैं। अरावली श्रेणी सिंधु तथा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी क्रम के मध्य जल विभाजक कार्य करती है। तदनुसार उत्तरी मैदान को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी मैदान। इसका निर्माण अरावली के पर्वत श्रेणी के पश्चिम में सिंधु नदी क्रम द्वारा हुआ है। यह मैदान पाकिस्तान के अधिकांश पंजाब, सिंधु प्रांतों में स्थित है। इस मैदान में मिट्टी के टीले अधिक पाए जाते हैं तथा उनके मध्य कहीं कहीं निम्न भूमि भी पाई जाती है, जिसे तल्ली के नाम से जाना जाता है। वर्षा काल में जल पूर्ण होने पर झीलें निर्मित होती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में ढांड के नाम से संबोधित करते हैं। पश्चिमी मैदान एक शुष्क भूखंड है। दूसरा भाग है पूर्वी मैदान। उत्तरी मैदान के इस भाग का विस्तार अधिक है। यह गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निरंतर प्रतिवर्ष कांप निक्षेपों से निर्मित यह भूखंड अत्यंत उपजाऊ, आर्द्र एवं समतल है। इसका क्षेत्र लगभग 3.5 लाख किलोमीटर से भी अधिक है। धरातलीय उच्चाई के विचार से इस मैदान को द्विभाजित किया जा सकता है। पहला है बांगड़। यह प्राचीन कांप से निर्मित अपेक्षाकृत उच्च भूभाग है, जहां पर सामान्यतः वर्षा काल में बाढ़ का जल पहुंच नहीं पाता। यहाँ वाटर लेवल अधिक गहराई पर मिलता है। यहाँ चूनायुक्त कंकरीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें आर्द्रता कम होती है। पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में बांगड़ भूमि का अधिक विस्तार पाया जाता है। खादर अर्थात उपजाऊ मिट्टी। यह प्राचीन कांप से निर्मित अपेक्षाकृत उच्च भूभाग है, जहाँ सामान्यतः वर्षा काल में बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। खादर ये नवीन कांप से निर्मित निचली मैदानी भाग है, जो वर्षा काल में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इन भागों में पाए जाने वाले इस उपजाऊ मैदान को खादर के नाम से संबोधित करते हैं। बांगड़ भूमि में कहीं कहीं बालू के ढेर पाए जाते हैं जिन्हें भूड़ कहते हैं। दो नदियों के मध्य की भूमि को दोआब कहते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब की शुष्क भूमि एवं कड़ी, नमकीन व क्षारीय मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। इन्हें सामान्य भाषा में रेय और कल्लर कहते हैं। यह जल प्राप्ति के पश्चात तत्काल वाष्पीकरण रेह उत्पन्न होती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.86 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ सूक्ष्म कांप के गहरे निक्षेप पाए जाते हैं। समुद्र के ज्वारीय जल के कारण इसका अधिकांश निम्न भाग दलदली भाग है जिसे बील के नाम से संबोधित किया गया। उभरे हुए उच्च भाग को चार कहते हैं। इन्हीं उच्च भागों में अधिकांश मानव निवास पाए जाते हैं। निम्न दलदली भूभागों का उपयोग जूट बोने के काम में लिया जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा डेल्टा के उत्तर पूर्व में हिमालय व गारो श्रेणियों के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी का लंबा एवं समतल मैदान है। ब्रह्मपुत्र के जल में मिट्टी की मात्रा अत्यधिक होती है। जल प्राय प्रवाह से अवरोध आने पर मिट्टी एकत्रित होती है तथा नदी का जल तटबंधों को तोड़कर आसपास के निम्न भागों में बाढ़ का प्रलयकारी दृश्य उपस्थित करता है। ब्रह्मपुत्र के मार्ग में अनेक लघु द्वीप भी बने हुए हैं। उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियां। उत्तरी मैदान की नदियां हिमालय एवं उसके उत्तर में स्थित विभिन्न श्रेणियों से निकलती हैं। इन नदियों के शीर्ष हिमनदों में पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान में 3 नदी क्रम है, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, शांपू अर्थात ब्रह्मपुत्र नदियां कैलाश पर्वत के निकट उत्पन्न होकर मैदान में प्रविष्ट होने से पूर्व अनिश्चित मार्ग का अनुसरण करती हैं। सिंधु नदी बेसिन का क्षेत्रफल 9.6 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जास्कर, सियोक, सिगार, गिलगित आदि हैं। बाढ़ के समय यह सागर के समान विस्तृत हो जाती है। इस महान नदी को अनेक पर्वत शिखरों से उतरने वाले हिमनदों के पिघले पानी से जल प्राप्त होता है। झेलम, चिनाब अर्थात चंद्रभागा, रावी, व्यास, सतलज सिंधु नदी क्रम की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सरस्वती शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मार्ग में बलुई भूमि में लुप्त हो जाती है। घग्गर भी शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर सरस्वती से मिलकर आगे पर्याप्त दूरी तक शुष्क घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। गंगा नदी क्रम। गंगा नदी क्रम के अंतर्गत हिमालय तथा प्रायद्वीप से उतरने वाली नदियां सम्मिलित होती हैं। हिमालय से गंगा, यमुना, काली, कर्नाली, रामगंगा, गंडक, कोसी आदि सदावाहिनी नदियां निकलती हैं। प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों में चंबल, बेतवा, टॉस, केन, सोना आदि प्रमुख नदियां हैं। ये अस्थायी अर्थात वर्षा काल में प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा धरातल के अपदन से प्राचीन कठोर शैलें उभर आई हैं जिनकी संरचना नदियों के प्रवाह के प्रतिकूल है। इस प्रकार ये नदियां अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप प्रस्तुत करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी क्रम। ब्रह्मपुत्र नदी क्रम की अंतर्गत शांपू, मनास, मरेली, सुबनसी, दिहांग, लोहित आदि नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र ने अनेक बार मार्ग परिवर्तन किए हैं। यह विशाल नदी बाढ़ के समय अत्यंत भयंकर रूप धारण करती है। अंत में अनेक शाखाएं बनकर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गुवाहाटी तक यह नौका वाहन योग्य है। उत्तरी मैदान की उत्पत्ति अर्थात उत्तरी भाग के इस मैदान की उत्पत्ति कैसे होती है। हिमालय पर्वत के निर्माण के कारण हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार के मध्य एक गहरी खाई बन जाती है जिसे 33 सागर का जल भर गया। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी उसी जलपूर्ण खाड़ी का अवशिष्ट रूप है। हिमालय से निकलने वाली नदियां उस खाड़ी के तल में कंकड़, पत्थर, अवसाद का निक्षेपण निरंतर करती रहती है। इस मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन युग व आधुनिक युग में माना जाता है। बुराड़ के अनुसार यह मैदान एक भ्रंश घाटी के रूप में है, किंतु यह मत अधिक मान्य नहीं है। स्वेस के अनुसार उत्तरी भारत
का प्रायद्वीपीय मैदान कठोर भाग के सामने एक विशाल गर्त के रूप में निर्मित हुआ, जहां से 33 सागर के तल की मिट्टी प्रायद्वीप की ओर निक्षेपित हुई है। आधुनिक भूवैज्ञानिक इस मैदान को एक साधारण गहरा सागर मानते हैं, जो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण से बना है। इस मैदान की भौगोलिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। यह मैदान अत्यधिक समतल है। इस पर पहाड़ियों एवं टीलों का प्राय अभाव पाया जाता है। इस मैदान का ढाल अत्यंत मंद व उच्चावच बहुत कम है। तराई प्रदेश से गंगा डेल्टा तक उच्चावच केवल 200 मीटर तथा औसत ढाल 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। इस मैदान में उर्वर मिट्टी के निक्षेपण पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के मैदान का महत्व है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान समस्त देश के क्षेत्रफल के लगभग 1/3 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यहाँ देश की 45% जनसंख्या निवास करती है। भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टि से इसका महत्व अधिक है, किंतु भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से यह भाग नवीनतम होने के कारण महत्वहीन है। इस मैदान का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है। इस मैदान की रचना उर्वर कांप से होने के कारण यह कृषि संपन्न प्रदेश के अंतर्गत आता है, अर्थात यहाँ अन्न के विशाल भंडार हैं। इस मैदान में असंख्य नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिनमें अधिकांश हिमालय से निकलने वाली नित्यवाही नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान की नदियों की मार्ग में ढाल प्रवणता बहुत कम है, अतएव यहाँ नौकाहरण योग्य हैं। जहाँ कहीं भी नदियों की मार्ग में प्रपात स्थित है, वहाँ जल विद्युत शक्ति विकसित की गई है। समतल एवं कोमल शैलों से निर्मित होने के कारण यहाँ सड़क निर्माण एवं रेल निर्माण में सहयोग मिलता है। नवीन शैलों से निर्मित होने के कारण इस मैदान में खनिजों की कमी, मैदान के पूर्वी एवं पश्चिमी छोरों पर कहीं कहीं कोयला, पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं। शताब्दियों से यह मैदान सघन जनसंख्या का पोषण करता रहा है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति यहाँ फली फूली है। यह मैदान भारतीय इतिहास, राजनीति एवं धर्म का केंद्र रहा है। यहाँ भारत की समृद्धि एवं गौरव का प्रतीक रहा है।